समझ लीजिए, वित्त विधेयक समझना एकदम आसान है। देखिए होता क्या है, हाँ हो गया। देखिए अगर हम वित्त विधेयक का बात करें तो वित्त विधेयक का जो वर्णन हुआ है कहाँ हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 117 में हुआ है। अगर हम वित्त विधेयक का बात करें तो वित्त विधेयक का जो वर्णन हुआ है कहाँ हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 117 में। ठीक है ना। अब जहां तक वित्त विधेयक का सवाल रह गया तो वित्त विधेयक में वित्त विधेयक का सबसे बड़ा विशेषता ये कि इसमें दोनों तरह के विधेयक का गुण विद्यमान होगा। मतलब इसका कुछ गुण जो होगा ये धन विधेयक के समान होगा और इसका कुछ गुण जो होगा साधारण विधेयक के समान होगा। ठीक है ना। मतलब अगर हम वित्त विधेयक का बात करें तो वित्त विधेयक में धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों का गुण विद्यमान होगा। अब सवाल उठ जाता है कि अगर इस गुण का अगर हम बात करें तो ये गुण है क्या? तो धन जहां तक सवाल रह गया कि वित्त विधेयक धन विधेयक से किस मामले में समानता रखता है। ठीक है ना। तो वित्त विधेयक का विशेषता ये कि ये धन विधेयक के समान ही केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाएगा। जैसे धन विधेयक का पूरा स्थापन कहां हो रहा है? केवल लोकसभा में। उसी प्रकार से वित्त विधेयक का पूरा स्थापन कहां होगा? केवल लोकसभा में। ठीक है ना। जिस तरह से धन विधेयक को पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश का आवश्यकता पड़ रहा था हमको, उसी तरह से वित्त विधेयक के पूरा स्थापन के लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश का आवश्यकता होगा। मतलब ये दोनों मामलों में अगर हम देखें तो किसके समान दिखाई दे रहा है? धन विधेयक के समान। ये दोनों का दोनों गुण जो है ये धन विधेयक में मिल रहा था ना। धन विधेयक जो भी पढ़ा रहे थे उसमें ये बताए कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित हो और धन विधेयक को पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी। और ये दोनों गुण का अगर हम बात करें तो ये दोनों गुण किसमें विद्यमान है? वित्त विधेयक में भी। मतलब वित्त विधेयक लोकसभा में ही पूरा स्थापित हो सकता है, मतलब वित्त विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं होगा। ठीक है ना। और वित्त विधेयक के पूरा स्थापन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश का आवश्यकता होगी। ठीक है। अब साधारण विधेयक से इसका समानता क्या है कि देखिए अब जहां तक बात रह गया कि हम धन विधेयक में आपको ये बताए थे, ठीक है ना, कि धन विधेयक को पारित करने का शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होता है। समझिएगा बात। धन विधेयक को पारित करने का शक्ति किसको नहीं होता है? राज्यसभा को। ठीक है ना। जो धन विधेयक है हमारा ये राज्यसभा में केवल इसलिए भेजा जाता है कि वो उस पर विचार विमर्श करे और विचार विमर्श करके अगर आवश्यकता पड़े तो उसके संबंध में सिफारिश करे। ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं कर सकती है। ठीक है। लेकिन साधारण विधेयक अगर हम बात करें तो साधारण विधेयक को पर विचार विमर्श कर सकती है, साधारण विधेयक में संशोधन कर सकती है और साधारण विधेयक को पारित कर सकती है। ठीक है ना। और जहां तक वित्त विधेयक का सवाल रह गया, ठीक है ना, तो वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो प्रधानता है या लोकसभा का जो प्रमुखता है ये केवल पूरा स्थापन तक ही विद्यमान है। ठीक है ना। जैसे ही ये विधेयक पूरा स्थापित हो गया, ठीक है ना, ऐसा विधेयक जो है हमारा ये अब क्या बन जाएगा? साधारण विधेयक। मतलब जहां तक बात रह गया कि धन विधेयक जब लोकसभा में पूरा स्थापित हो गया, ठीक है ना, तो पूरा स्थापन के बाद क्या बन जाएगा? साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक में जितना शक्ति राज्यसभा के पास है सारा शक्ति राज्यसभा को मिल जाएगा। जैसे साधारण विधेयक में वो संशोधन कर सकती है, साधारण विधेयक को वो स्वीकार कर सकती है ना, साधारण विधेयक वहां लंबित हो सकता है। ठीक है ना। साधारण विधेयक को पारित कर सकती है। मतलब जितना शक्ति साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास है वित्त विधेयक के संबंध में भी सेम शक्ति मिल जाएगा। इसलिए आपका जो वित्त विधेयक है ये धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के समान है। मतलब इसमें कुछ गुण धन विधेयक से भी मिलेगा और कुछ गुण साधारण विधेयक से मिलेगा। पूरा स्थापन के समय जो व्यवहार होगा इसके साथ धन विधेयक के समान और पूरा स्थापन के बाद जो व्यवहार होगा इसके साथ साधारण विधेयक के समान। इसलिए दोनों में समानता रखता है। ठीक है। अब सवाल उठ जाता है कि आखिर वित्त विधेयक कहते किसको है? ठीक है ना। तो एक अगर हम ओवरऑल बात करें तो वित्त विधेयक में दो प्रकार हो सकता है। ठीक है ना। एक वित्त विधेयक जो संविधान के अनुच्छेद 117(1) में आता है
और दूसरा वित्त विधेयक जो संविधान के अनुच्छेद 117(3) में आता है। वित्त विधेयक रियल आपका यही है 117(1) वाला, ठीक है ना। और इसी जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं ना, ये सारा प्रक्रिया इसी को लागू होता है 117(1) वाला। मतलब अगर हम वित्त विधेयक का बात करें तो वित्त विधेयक का वर्णन कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 117(1) में, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज 117(1) में प्रोविजन क्या है? इसे यहां पे यह कहा गया कि यदि किसी विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 में उल्लेखित कोई एक विषय अथवा सभी विषय एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विषय शामिल हो। इससे पहले भी हम बताए कि संविधान के अनुच्छेद 110 में जितना प्रोविजन हम बताए 1 2 3 4 5 6 7 जो भी, ठीक है ना, इस प्रोविजन में से कोई एक प्रोविजन अथवा सारा प्रोविजन शामिल रहे और इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रोविजन भी शामिल रहे। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे उसमें क्या प्रोविजन था? किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक विधेयक आ रहा है जिस विधेयक में नया कर के संबंध में वर्णन किया गया है, मतलब इस विधेयक में नया कर लगाना है, तो कर का अधिरोपण किस प्रकार का विधेयक होगा? धन विधेयक। कहीं अधिरोपण का बात कहां है? धन विधेयक में, ठीक है ना। तो अब वहां पे कर, जो नया कर हमारा लगाया जा रहा है, इस नया कर के साथ साथ, ठीक है ना, कुछ अन्य प्रावधान भी शामिल है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक उपकर के बारे में भी बताया गया है। ये कहा गया है कि एक विधेयक लाना है हमको, ठीक है ना, जहां पे उदाहरण देते हैं, जहां पे सरकार एक ऐसा विधेयक लेके आए लोकसभा में, ठीक है ना, इस विधेयक में ये प्रोविजन हो कि कोचिंग संस्थान पर 10% के हिसाब से, ठीक है ना, भाई कर लगेगा। इसको हम कोचिंग कर कहेंगे। एक उदाहरण दे रहे समझने के लिए, सरकार लोकसभा में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत हो जिस विधेयक में ये प्रोविजन हो कि कोचिंग संस्थान को 10% के दर से, ठीक है ना, कोचिंग कर देना होगा, कोचिंग शुल्क देना होगा, ठीक है ना। और उसी में ये प्रोविजन भी हो कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान को 2% के दर से, ठीक है ना, शिक्षा के लिए किसी प्रकार के लिए कोई उपकर देना होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि 10% के दर से आपको कर देना है और 2% के हिसाब से आपको उपकर देना है एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। अब जहां तक बात रह गया 110 में जो हम बताए तो कर के लिए था, उपकर के बारे में वहां कोई प्रोविजन नहीं हुआ था, तो उपकर वहां से अलग हो गया? नहीं अलग हो गया, कारण कि संविधान के अनुच्छेद 110 में जो हम परिभाषा बताए उसमें हम केवल कर का अधिरोपण बताए, उपकर के बारे में कोई चर्चा नहीं किए थे। तो उपकर यहाँ पे नया चीज जुड़ गया, इसलिए ऐसा विधेयक हमारा क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक। ये धन विधेयक नहीं कहलाएगा, कारण कि इसमें कर भी लगाना है, ठीक है ना, और कर के साथ साथ उपकर भी लगाना है। तो जहां पे उससे हट के कोई और प्रावधान शामिल हो गया, क्या बन जाएगा? वित्त विधेयक। नहीं समझ में आया? पैसा से ही रिलेटेड है ना। हाँ, वित्त है तो फाइनेंशियल रहेगा, नाम इसलिए लग रहा है। ये रहेगा धन से ही जुड़ा हुआ चीज। बस यही वाला चीज है कि जो वित्त विधेयक है हमारा, अभी यहाँ जो वर्णन कर रहे थे संविधान के अनुच्छेद किसमें आता है? 117(1), ठीक है। यहाँ पे जो वित्त विधेयक होता है हमारा, ये वित्त विधेयक धन विधेयक के समान भी होता है और धन विधेयक को छोड़ के साधारण विधेयक के समान। ये जब पूरा स्थापित होता है तो किसके समान रहता है? धन विधेयक के समान, और जब पूरा स्थापित हो जाता है तो कैसा बन जाता है? साधारण विधेयक। मतलब जो नहीं कहते हैं कि रंग बदलता है, बस वही वाला चीज है, ठीक है ना। तो इसका विशेषता आपको दोनों से मिल रहा है, धन विधेयक से भी और वित्त विधेयक से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 117(3) को पढ़िएगा। 117(3) में कहा गया है कि यदि किसी विधेयक के पारित होने से, ठीक है ना, भारत की संचित निधि में से धन व्यय करना पड़ेगा, भारत की संचित निधि में से धन व्यय करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन
संसद का कोई सदन इस विधेयक को तब तक पारित नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रपति उसको ऐसा करने के लिए ना कहे। मतलब अगर किसी विधेयक को पारित होने से भारत की संचित निधि में से धन खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ऐसा विधेयक भी हमारा वित्त विधेयक ही होगा। लेकिन बस फर्क ये है कि ऐसे विधेयक को संसद के किसी भी सदन के द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति उसको ऐसा करने का सिफारिश नहीं करेगा। इसे पारित, हम नॉर्मल सभा में बताए थे, तो सभा में पारित करने में कहां राष्ट्रपति का सिफारिश हो रहा था? नहीं हो रहा था। धन विधेयक पारित हुआ लोकसभा में, तो पारित होने में सिफारिश नहीं हो रहा था। यहाँ पे सिफारिश है कि यहाँ पे जब तक सिफारिश नहीं करेगा राष्ट्रपति, दोनों में से कोई सदन इस पर विचार नहीं करेगा। मतलब राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही दोनों सदन इस पर विचार करेगा। लेकिन बस जरूरी होना चाहिए कि ऐसे विधेयक को पारित होने से भारत की संचित निधि में से धन हमको खर्च करना पड़ेगा। ये दोनों में से कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। पूर्व अनुमति का आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इसको पारित या इस पर विचार विमर्श तब तक नहीं करना है जब तक राष्ट्रपति उसको ऐसा करने के लिए ना कहे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, दो चीजें यहाँ पे, हम क्लास ले रहे हैं, आपको प्यास लग गया, ठीक है ना, आप अनुमति ली हमसे, सर पानी पीने जाएं, आप हम अनुमति दिए, आप गए पानी पी के आए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप हमसे पूछे नहीं, चले गए, ठीक है ना, और आए तो सर कहीं डांटे नहीं, इसलिए बता दिए सर पानी पी गए। फर्क नहीं हुआ दोनों में। यही फर्क है धन विधेयक में, वित्त विधेयक में, दोनों में फर्क यही है। 17(1) में 3 में फर्क यही है। मतलब पूरा स्थापित, पूरा प्रस्तुत करना कि भैया हम ऐसा को विधेयक लाना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी हमें को विधेयक लावे लगी चाहिए, कहा हो, ठीक है ना, हाँ लइयो कि ना, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का दिया, अच्छा जो ले आ, बोले ले आओ, मैंने चल प्रस्तुत कर दे, ठीक है ना, ये हुआ, 1 हुआ, ठीक है ना। अब 3 ये हुआ कि हम बिना पूछने ले आए, लेकिन ले आए जरूर, लेकिन अभी पारित कैसे होगा? मतलब पारित होना चाहिए, विचार विमर्श होगा, पारित होगा। अब वो ला के खाली रख ले हैं, ले आए बिना अनुमति के, लेकिन रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आशा देख रहे हैं कि कहेंगे तब ना पारित करेंगे, ठीक है ना, कहेंगे तब ना विचार विमर्श करेंगे, ठीक है ना। तो ले आए बिना अनुमति का, लेकिन उस पर विचार विमर्श तब करेंगे जब वहां से हमको अनुमति मिल जाएगा। ये फर्क है दोनों। सर इसको लास्ट रूप से कौन बोलेगा कि ये विधेयक है? जैसे कर सकती, राज्यसभा कर सकती, दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो विवाद कहाँ है? तो विवाद कहाँ है यहाँ पे? अब वहां पे धन विधेयक का बात रह गया, तो धन विधेयक को पारित नहीं करना है राज्यसभा को, विचार विमर्श करना है और 14 दिन के भीतर वापस भेज देना है। अगर हम नहीं प्रश्नान्वित करेंगे तो क्या करेगा? चर्चा करेगा, विचार विमर्श करेगा, पारित करेगा, फिर धन विधेयक आ रहा है। अब उसकी शक्ति को अगर सीमित करना है तो बताना पड़ेगा, ये ऐसे है, जैसे वो बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है ना, अब ओकर गार्जियन बढ़िया से बता के भेजता है, बेटा स्कूल में बदमाशी नहीं करना, टीचर को परेशान नहीं करना, ठीक है ना, दुकान में जाके खड़ा मत रहना, धन विधेयक के लिए जो स्कूल जा रहा है टीचर के परेशान ना करिए, स्कूल से बाहर नहीं रहना, ठीक है ना, बस यही चीज हो गया। होता है मेरे यहाँ नहीं, ये जो हम लगाए, ये जैसे एक विधि बनाए, एकरा में से भारत के संचित निधि में से कोई राशि खर्च हुआ नहीं हुआ। अब इसमें कोई अगर ऐसा प्रोविजन रह जाए जरा से संचित निधि में से धन खर्च करे पड़ेगा, तब 117(3) आ गया। लेकिन ये जो प्रोविजन बताए, इस प्रोविजन में संचित निधि में से कोई अमाउंट हमारा खर्च नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो कर लगाना है या वो कर लगाना है, ये दोनों से पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है। तो आ रहा है तो मतलब नहीं है, जा रहा है तो मतलब है। जैसे इराम में है कि
एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि कोई विधेयक है, इसमें वो कर लगाना है, कर के साथ साथ उपकर लगाना है, और एक साथ साथ ना एगो हमको सिस्टम बनाना है, ठीक है ना, वो कर को वसूलने के लिए चाहे जो भी है, ठीक है ना। अब सिस्टम बना देंगे, उसमें आदमी तैनात करेंगे, वो जब सिस्टम जो है हमारा जब सिस्टम बन देंगे तो सिस्टम पर हमारा कुछ अमाउंट खर्च होगा ना। अमाउंट खर्च कहाँ से होगा? संचित निधि से पूरा में चल जाए। हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उस फाइनेंशियल सिस्टम पर लोकसभा को महत्व देने के पीछे सबसे बड़ा वजह ये कि लोकसभा में जो बैठा हुआ प्रतिनिधि है जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वित्तीय व्यवस्था जो होता है ये जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए। और राज्यसभा का जो मेंबर है ना, ये जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए ये शक्ति हम उसको नहीं दे सकते थे। ये शक्ति हम देंगे किसको? तो जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि को, और जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि कहाँ बैठा हुआ है? लोकसभा में। इसलिए ऐसा पावर किसको दिया गया? लोकसभा। यहाँ पे प्रमाणित कर रहा है कि धन विधेयक है। अब प्रमाणित अगर उसी विधेयक में अगर प्रमाणित न करे लोकसभा अध्यक्ष, कैसा विधेयक? धन विधेयक है, तो उस धन विधेयक के साथ वित्त विधेयक के समान व्यवहार हो जाएगा, न कि धन विधेयक रह जाएगा, ठीक है ना। फिर राज्यसभा को शक्ति मिल जाएगा, उस विधेयक पर विचार विमर्श कर सकती है, उस विधेयक को पारित कर सकती है, उस विधेयक को स्वीकार कर सकती है, सारा शक्ति मिल जाएगा उसको।